हेलो। चलिए टॉपिक डालेंगे छत्तीसगढ़ का भौतिक या प्राकृतिक विभाजन। टॉपिक क्या है हमारा? छत्तीसगढ़ का भौतिक या प्राकृतिक विभाजन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे छत्तीसगढ़ का भौतिक या प्राकृतिक विभाजन। छत्तीसगढ़ का भौतिक या फिर क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक विभाजन। प्राकृतिक विभाजन। ठीक है, प्राकृतिक विभाजन। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कितने भागों में बांटा गया है छत्तीसगढ़ को? चार भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। पहला है महानदी बेसिन। एक का नाम क्या है? महानदी बेसिन है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, महानदी बेसिन। एक का नाम क्या है? दंडकारण्य का पठार। दूसरे का नाम क्या है? दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार एक साथ ही साथ याद करते हुए जाना है। ठीक है, दंडकारण्य का पठार। तीसरा नाम है पूर्वी बघेलखंड का पठार। तीसरा नाम क्या है? पूर्वी बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार, तो ये याद रखना है तीसरा नाम। ठीक है, लास्ट में मैं सभी से पूछूंगा एक एक, एक करके, याद हो जाए रहना चाहिए। ठीक है, चलिए चौथा नाम है हमारा क्या? पाट प्रदेश। चौथा नाम क्या है? पाट प्रदेश है। तो छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में। पहला नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? तीसरा नाम क्या है? चौथा नाम क्या है? बिना देखे बता सकते हैं? नाम बता सकते हैं? चलिए, अब मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल के। छत्तीसगढ़ के पूरे क्षेत्रफल के 50.34% में किसका विस्तार है? महानदी का विस्तार है। अगर प्रतिशत की बात करेंगे तो कितना प्रतिशत? 50.34%। अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे, मैंने पहले प्रतिशत की बात किया, फिर किसकी बात करेंगे? क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो क्षेत्रफल कितना याद रखेंगे? 68,064 याद रहेगा। 68,064 वर्ग किलोमीटर। 68,064 वर्ग किलोमीटर इतने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो आंकड़े याद रखना बहुत जरूरी है। महानदी कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? महानदी बेसिन 68,064 वर्ग किलोमीटर। दंडकारण्य पठार कितना है? तो 28.91%। 28.91%। कई बार भूल जाते तो याद रखिएगा, 8 और 2 10, 9 और 1 10। ठीक है, याद रहेगा। तो दशमलव के पहले भी जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और दशमलव के बाद भी कितना आएगा? 10 आएगा। तो 28 कितना है? 91% है। जैसे इसे हमने क्या याद किया? 68 याद किया, वैसे ही क्षेत्रफल में इसको याद रखना है 39,060। कितना याद रखना है? 39,060 वर्ग किलोमीटर। 39,060 वर्ग किलोमीटर याद रखना है। ठीक है, याद हो गया? याद बिना देखे लिखना है ना, अपनी कॉपी में देख के नहीं लिखना है। देख के बच्चे भी लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग बच्चे नहीं हो। ठीक है, तो बिना देखे लिखना है। अभी कोई नहीं लिखेंगे, मैं पहले बता रहा हूं। याद करिए, और बिना देखे लिखना है, अभ्यास होता है इससे। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड का पठार, ये तो आसानी से याद रहेगा। 16.16%। कितना प्रतिशत है छत्तीसगढ़ के? 16.16% क्षेत्र में किसका विस्तार है? पूर्वी बघेलखंड का विस्तार है। अगर मैं बात करूंगा क्षेत्रफल में कितना है, तो याद रखेगा 21,863। क्या याद रखना है? 21,863 वर्ग किलोमीटर। 21,863 वर्ग किलोमीटर। बार बार बोलने से चीजें दिमाग में बैठती है। ठीक है, चौथा क्या है? पाट प्रदेश। चौथा क्या है? पाट प्रदेश। 4.59%। 4.59%। 4 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। 4 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। ध्यान में रखिएगा, तो याद रहेगा। याद रहेगा। क्षेत्रफल के आधार पर बोलेंगे तो है ना, 6208 वर्ग किलोमीटर। 6208 वर्ग किलोमीटर मतलब 6208। कितना याद रखना है? 6208 याद रखना। पहले परसेंट याद कीजिए।
पहले परसेंट याद करते चलिए। पहला परसेंट क्या है, दूसरा परसेंट क्या है, तीसरा परसेंट क्या है, और चौथा परसेंट क्या है। बिना देखे लिखिए, चलिए पहले परसेंट को लिखिए बिना देखे। याद नहीं रहा तो चीजें मतलब का नहीं है, ठीक है। बिना देखे, देख के नहीं लिखना है। मैं स्क्रीन हटा रहा हूं, ठीक है। दिमाग पे जोर लगाइए, है ना। पिक्चर को याद कीजिए, आपने स्क्रीन पे क्या देखा है उसे रिमाइंड कीजिए, ठीक है। मैं आपकी मानसिक क्षमता को धीरे धीरे बढ़ा भी दूंगा, मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। और जिनको क्षेत्रफल याद है, क्षेत्रफल भी उनको लिख लेना है। नहीं लिखे हैं कोई बात नहीं, स्क्रीन वापस लाऊंगा मैं। किनको याद हो गया पूरा क्षेत्रफल और परसेंटेज? कोई है जिनको याद हो गया? किन्हीं को नहीं हुआ है? परसेंट लिख लिए? 50, 34, 28, 9, 1, 16, 16, 4.59। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। महानदी का क्षेत्रफल कितना है? 68,064। लिखिए, महानदी का क्षेत्रफल कितना है? 68,064, ठीक है। दूसरा क्या पढ़े? 39,060। 39,060 किसका है? दंडकारण्य पठार। लिखिए चलिए, जिन लोग नहीं लिखे लिखिए। तीसरा क्या है? 21,863। तीसरा क्या है? 21,863। तीसरा है 21,863। 16.16% लिखो, सुधारो उसको, 16.16%। 21,863, ठीक है। चौथा क्या था? पाठ प्रदेश 62,008। 62,008, ठीक है। चलिए, क्लियर है। तो ये सब चीजें। अब प्रश्न पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ का भौतिक प्रदेश भारत के किस भाग का हिस्सा है? भारत के किस भाग का हिस्सा है? तो ऐसे ही किसको बांटा गया है? भारत को। ऐसे ही किसको बांटा गया है? भारत को। तो भारत का अगर मैं बात करूंगा, भारत का भौतिक, भारत का क्या बात करूंगा? भौतिक प्रदेश। तो भारत के भौतिक प्रदेश को भी कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। एक है उत्तर पर्वतीय प्रदेश, एक को क्या बोला जाता है? उत्तर पर्वतीय प्रदेश कहा जाता है। ये मैं इंडिया में भी पढ़ाऊंगा इसको, निश्चिंत रहिए, ठीक है। एक है क्या? उत्तरी विशाल मैदान। एक है क्या? उत्तरी मैदान, उत्तरी विशाल मैदान है, ठीक है। इसके अलावा एक आपको क्या मिलेगा? प्रायद्वीपीय पठार। एक आपको क्या मिलेगा? प्रायद्वीपीय पठार मिलेगा, प्रायद्वीपीय पठार मिलेगा। और एक आपको मिलेगा क्या? एक आपको मिलेगा तट, मैदान व मरुस्थल। तट, मैदान व मरुस्थल, ये मिलेगा आपको। छत्तीसगढ़ में कौन सा सॉरी, भारत में कौन सा मरुस्थल है? आ? भारत में कौन सा मरुस्थल है? राजस्थान में है ना मरुस्थल, क्या नाम है? थार। क्या नाम है? थार। कार का नाम सुने हो ना, ठीक है। नौकरी लगेगा तो चलाना फिर थार, ठीक है। चलिए, अब आते हैं प्रायद्वीपीय पठार। याद रखिएगा, पूरे भारत का सबसे प्राचीन भूभाग का नाम बताइए, तो कौन है वो? प्रायद्वीपीय पठार। ये है प्राचीन भूभाग भारत का। क्या है ये? प्राचीन भूभाग है। क्यों है ये मैं भारत में बताऊंगा, अभी बस याद रखिएगा। प्राचीन भूभाग पूरे भारत के भौतिक प्रदेश का कौन है? वो प्रायद्वीपीय पठार है, याद रखना है। चलिए, दूसरी बात, अगर मैं इस प्रायद्वीपीय पठार को और अध्ययन करूंगा, और डिटेल में अध्ययन करूंगा, तो इसे बांटा गया है 4 भागों में। इसे बांटा गया है कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इतना तो बना सकते हो ना? हा? ठीक है, इतना बना सकते हो। चलिए, एक भाग का नाम है, ये जो यहां पास जो क्षेत्र है, यहां पास जो क्षेत्र है, इसे बोलते हैं केंद्रीय उच्च भूमि। ये वाला भाग क्या कहलाता है? केंद्रीय उच्च भूमि। मैं किसके पार्ट को बना रहा हूं? मैं जितना मैंने ड्रा किया है, जितना क्षेत्र मैंने ड्रा किया, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा कहलाता है प्रायद्वीपीय पठार। याद रखिएगा, ये पूरा क्या कहलाता है? यहां से लेकर पूरा यहां तक ये कहलाता है प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार को पहला भाग क्या है? केंद्रीय उच्च भूमि। इसके बाद यहां पे आएगा क्या? पूर्वी पठार। इसके बाद यहां पे क्या आएगा? पूर्वी पठार आएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पे क्या आएगा? दक्कन का पठार। इसके बाद यहां पे क्या आएगा? दक्कन का
पठार आता है। इसके बाद यहां पे मिलेगा आपको क्या, मेघालय का पठार। क्या मिलेगा, मेघालय का पठार मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, मेघालय का पठार मिलेगा। तो बात समझ में आया। तो प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भाग में। पहला नाम क्या है, केंद्रीय उच्च भूमि। दूसरा नाम क्या है, पूर्वी पठार। तीसरा नाम क्या है, दक्कन का पठार। चौथा नाम क्या है, मेघालय का पठार। पूर्वी पठार में कौन कौन आते हैं, तो पूर्वी पठार में आते हैं कौन, बघेलखंड का पठार। कौन आता है, बघेलखंड का पठार शामिल है पहला। ठीक है, याद रखिएगा, पहला क्या है, बघेलखंड का पठार शामिल है। दूसरा याद रखिएगा, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का क्या है, पठार शामिल है। तीसरा अगर मैं बात करूंगा, इसी में क्या है, महानदी बेसिन शामिल है। इसी में क्या शामिल है, महानदी बेसिन शामिल है, ध्यान में रखिएगा। चौथा, इसी में क्या है, दंडकारण्य का पठार शामिल है। दंडकारण्य का पठार शामिल है, दंडकारण्य का पठार शामिल है। पांचवा बात करूंगा मैं, इसी में राजमहल की पहाड़ी है। इसी में क्या है, राजमहल की पहाड़ी है, ध्यान में रखिएगा। इसी में आपको क्या मिलेगा, राजमहल की पहाड़ी मिलेगा। छठवां भाग अगर मैं बात करूंगा, इसी में क्या है आपका, गड़जात पहाड़ी है। गड़जात पहाड़ी है। तो याद रखिएगा, है ना। भारत को कितने भौतिक प्रदेश में, 4। प्रायद्वीपीय पठार को 4 भागों में बांटा गया। पूर्वी पठार को फिर कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में। मतलब पूर्वी पठार में क्या क्या शामिल है, बघेलखंड का पठार आता है, छोटा नागपुर का पठार आता है, महानदी बेसिन आता है, दंडकारण्य का पठार आता है, राजमहल की पहाड़ी आती है, और गड़जात की पहाड़ी आती है। क्या आता है, गड़जात की पहाड़ी आता है। तो मुझे एक चीज बताइएगा, अगर मैं बघेलखंड के पठार का पूर्वी हिस्सा लूं तो वो क्या कहलाएगा, पूर्वी बघेलखंड का पठार कहलाएगा। और पूर्वी बघेलखंड का जो पठार होगा, पूर्वी हिस्सा क्या कहलाएगा, पूर्वी बघेलखंड पठार कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। ये किसका हिस्सा है, छत्तीसगढ़ में है पूर्वी बघेलखंड। अभी हमने पढ़ा ना, अभी पढ़ा पूर्वी बघेलखंड का पठार, पढ़े, क्लियर। चलिए दूसरा बात करते हैं, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, इसका विस्तार कहाँ है, झारखंड व छत्तीसगढ़ में है। इसका विस्तार कहाँ है, झारखंड व छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर के पठार का पश्चिमी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा क्या कहलाता है, पश्चिमी हिस्सा को बोलते हैं क्या, पाट प्रदेश। क्या कहते हैं, पाट प्रदेश कहते हैं। और पाट प्रदेश का विस्तार कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। पढ़े हम लोग, कितना परसेंट है, 4.59। क्षेत्रफल में कितना है, 6208। ठीक है, महानदी बेसिन ये तो पूरा पूरा विस्तार है। दंडकारण्य का पठार ये पूरा पूरा विस्तार है। राजमहल की पहाड़ी कहाँ है, बिहार व झारखंड में। बिहार प्लस कहाँ है, झारखंड में। गड़जात की पहाड़ी कहाँ है, उड़ीसा में है। गड़जात की पहाड़ी कहाँ है, उड़ीसा में है। तो ये है हमारा पूरा, है ना, क्या, पूर्वी पठार। किसका, प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी पठार में कौन शामिल है हमारा, छत्तीसगढ़ शामिल है। देखो ये पूरा चारों हिस्सा आ गया, चारों भौतिक प्रदेश। तो याद रखिएगा, अगर एक लाइन में मैं लिखूंगा तो हमारा छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा है, तो छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी पठार के अंतर्गत शामिल है। किसके अंतर्गत शामिल है, पूर्वी पठार के अंतर्गत शामिल है कि नहीं है, दिख रहा है ना, अंतर्गत क्या है, शामिल है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो हमारा छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है ना। अगर प्रायद्वीपीय पठार नहीं लिखना है तो क्या लिखेगा ऑप्शन में, पूर्वी पठार। क्या दिखेगा, पूर्वी पठार भी मिल सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हर एक चीजें मैं प्रूफ करके दे रहा हूं भाई, ठीक है। कहां से कैसे बन रहा है, चीजें अप टू डेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल रट लो, ठीक है। पूरी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छपनी चाहिए।
कल टेस्ट करें। तो कल पढ़ के आइएगा क्या, छत्तीसगढ़ का परिचय। ठीक है, छत्तीसगढ़ का परिचय का क्या करेंगे हम लोग, एमसीक्यू बनाएंगे। मुझे पता भी तो चले आप लोग पढ़ के कितना दिमाग में बैठा रहे हैं और कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो उसका समाधान किया जाएगा। अरे देवांगन जी तो मस्त बना देता है यार आजकल, राइटिंग सुधार लिया मतलब, है ना। गुड। पहले तो ऐसा लिखता था खुद ही नहीं पढ़ पाता था, आजकल दूसरे भी पढ़ लेंगे। घसीटी अक्षर में मत लिखा करो भैया, है ना। याद रखना घसीटी अक्षर में एकदम मत लिखा करो, कोशिश करना है स्वच्छता के साथ लिखना है। इसके अंदर तो गजब का टैलेंट है, देख उधर रहा कॉपी पूरा छाप दे रहा है। ठीक है, टैलेंट की कमी नहीं है इंडिया में। हो गया, नहीं हुआ अभी तक, इतना ज्यादा भी नहीं लिखा हूं। समझ में आ रहा है ना पूर्णिमा, पढ़ते हो घर में जाकर, पूछूंगा कल मैं। ठीक है, चले हो गया। तो छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी पठार के अंतर्गत क्या है, शामिल है। यहाँ पे ला छूट गया था। चलिए, अगर यही जैव दृष्टिकोण से देखा जाए, अभी मैंने किस दृष्टिकोण से बताया, प्राकृतिक विभाजन। किस दृष्टिकोण से बताया, प्राकृतिक विभाजन। अगर यही जैव दृष्टिकोण से देखा जाए, जैव मतलब जीव जंतु पेड़ पौधे वनस्पति, इसके हिसाब से देखा जाए तो ये पूरा दक्कन जैव क्षेत्र का विस्तार पूरा इस क्षेत्र में है। इसे पूरा क्या बोलते हैं, दक्कन जैव क्षेत्र। इसका मतलब छत्तीसगढ़ किस में आएगा, दक्कन जैव क्षेत्र में आएगा। तो लिखिएगा, लिखिएगा छत्तीसगढ़ दक्कन, दक्कन जैव क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है, जैव क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है, अंतर्गत शामिल है। तो नोट कर लीजिए और दिमाग में बैठा के रखिएगा, छत्तीसगढ़ किसके अंतर्गत शामिल है, दक्कन जैव क्षेत्र की जब बात करेंगे तब लिखना है दक्कन जैव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पर प्राकृतिक विभाजन की बात करेंगे तो किसके अंतर्गत आएगा, प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर। चलिए, तो इन चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे किसके बारे में, पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो टॉपिक क्या लिखेंगे, अब एक एक करके देखेंगे। ऊपर से बात करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे किसको, पूर्वी बघेलखंड के पठार को। इसको क्रमशः तो लिख सकते हैं ना, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश महानदी बेसिन, दूसरे नंबर में कौन है, दंडकारण्य, तीसरे नंबर में कौन है, पूर्वी बघेलखंड, और चौथे नंबर में कौन है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश का नाम बताइए। ठीक कर लेंगे, चलिए बहुत बढ़िया। तो टॉपिक डालेंगे पूर्वी बघेलखंड का पठार, टॉपिक है हमारा पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिखेंगे क्या, प्रतिशत, कितना प्रतिशत है। उसके बाद लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे जी, क्षेत्रफल। उसके बाद क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल। ध्यान में रखिएगा, पहले लिखेंगे प्रतिशत, फिर उसके बाद लिखेंगे क्या, क्षेत्रफल। प्रतिशत कितना है, 16.16%। क्षेत्रफल कितना है, जल्दी बताओ, 21,863 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र में है ये, अगर मैं मैप बनाता हूं आप लोगों को, तो चलिए मैप बना देता हूं मैं।
ये भी पूछा जाता है ना। ये कौन सा संभाग? सरगुजा। ये है बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर, और नीचे वाला बस्तर संभाग। याद रखिएगा यहां से लेकर, है ना, ये बलरामपुर और सरगुजा, ये पूरा क्षेत्र क्या है? पूर्वी बघेलखंड है। क्या है? पूर्वी बघेलखंड का पठार है। ये है पूर्वी बघेलखंड का पठार है, ध्यान में रखिएगा। अगर मैं यहां से नापू बीचों बीच से, तो कौन सा दिशा है? ये है उत्तर, ये है कौन सा दिशा? पश्चिम, ये है पूर्व, ये कौन सा है? दक्षिण है। तो पूर्वी बघेलखंड का पठार कौन सी दिशा में दिख रहा है? ये कौन सा दिशा है? उत्तर पश्चिम। कौन सा दिशा है? उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ध्यान में रखेंगे कौन सा दिशा? ये उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो लिखिएगा यह राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तर पश्चिम। अगर ऑप्शन में उत्तर पश्चिम नहीं आया तो क्या लिखना है? उत्तर। अगर ऑप्शन में नहीं मिला आपको उत्तर पश्चिम, तो ऑप्शन क्या देना है? उत्तर देना है। ठीक है, पर सही जवाब क्या है इसका? उत्तर पश्चिम दिशा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, है ना, पूर्वी बगल का पठार कौन सी दिशा में है? राज्य के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। चलिए बात करते हैं इसका उपविभाग। इसका क्या बात करेंगे? इसके उपविभाग की बात करेंगे। अध्ययन के दृष्टिकोण से इसे छोटे छोटे भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। छोटे छोटे भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। अब इसको मिटा दो, इसका जरूरत तो नहीं है ना अब, है? अरे पूरा ही मिट जाएगा क्या? चलिए, आपको बनाना है केवल क्या? ये वाला सरगुजा संभाग बनाना है। ठीक है, ये कौन सा जिला? एमसीबी जिला। ये कौन सा जिला? कोरिया जिला। ये कौन सा जिला? सूरजपुर जिला। ये कौन सा जिला? बलरामपुर जिला। यहां से काटेंगे तो ये सरगुजा और ये जसपुर जिला। क्लियर है? ठीक है, कहां तक विस्तार देखा हमने? कहां तक देखा? तो यहां तक देखिए किसका विस्तार है? पूर्वी बघेलखंड का विस्तार यहां तक है। यहां तक है। तो कितने जिला में है विस्तार? कितने जिला में दिख रहा है? 5 जिला। पूर्वी बघेलखंड का विस्तार कितने जिला में है? 5 जिला में विस्तार है। एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा और बलरामपुर। चलिए, सबसे पहला भौतिक विभाग लिखेंगे। यहां पास एक पहाड़ी क्षेत्र है। यहां पास क्या है? एक पहाड़ी क्षेत्र है, और इसका नाम है क्या? चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। इसका नाम क्या है? चांग भखार देवगढ़ पहाड़ी। चांग भखार देवगढ़ पहाड़ी। ये इसका पहला क्या हो गया? उपविभाग। ये पहला क्या हो गया? उपविभाग हो गया। ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये जो सरगुजा है, यहां पास क्या है? बेसिन है। ये क्या है? बेसिन। इस बेसिन का नाम क्या है? सरगुजा बेसिन। इसका नाम क्या है? सरगुजा बेसिन। तो सरगुजा बेसिन को कौन कौन से जिले में बनाना है? कौन कौन से जिले में? सूरजपुर और सरगुजा। सूरजपुर और सरगुजा जिले में क्या आएगा? सरगुजा बेसिन आएगा। ध्यान में रखिएगा। इसके यहां पास बलरामपुर और कहा जी? सूरजपुर। बलरामपुर और सूरजपुर में कौन सा बेसिन है? तो याद रखिएगा, इस बेसिन का नाम क्या है? रिहंद बेसिन। इसका नाम क्या है? रिहंद बेसिन है। इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम है क्या? रिहंद बेसिन। ठीक है, अगला बनाएंगे। ठीक है, अगला बनाएंगे। ये है बलरामपुर में। बलरामपुर में भी एक बेसिन है, और इसका नाम है क्या? इसका नाम है क्या? कन्हार बेसिन। इसका नाम क्या है? कन्हार बेसिन। इसका नाम है कन्हार बेसिन। तो है ना, पहला नंबर का कौन सा हो गया? चांग बखार देवगढ़ का पहाड़ी। दूसरा नंबर का कौन सा हो गया? रिहंद बेसिन। तीसरा नंबर कौन सा हो गया? सरगुजा बेसिन। चौथा नंबर कौन सा हो गया? कन्हार बेसिन। और एक आपको मिलेगा यहां पास क्या? हसदो रामपुर बेसिन। यहां पे क्या मिलेगा? हसदो रामपुर बेसिन। हसदो रामपुर बेसिन। ठीक है,
तो कितने उपविभाग हो गए? कितने उपविभाग हो गए? 5 उपविभाग हो गए हसदो रामपुर बेसिन। चलिए बनाइए। ठीक है, हसदो रामपुर बेसिन। जीपीएम में भी लेके आना है ना, नीचे लेके आना है। जीपीएम और कोरबा दोनों जगह जाएगा। कौन? हसदो रामपुर बेसिन। नीचे वाले जिला संभाग को टच कर रहा है, उसको ध्यान में रखना, नीचे भी झुकाना है उसको। ठीक है, हसदो रामपुर बेसिन को जीपीएम में भी लेके जाना है और किस में लेके जाना है? कोरबा में भी लेके जाना है। ठीक, मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका पूछा जाता है क्या? दिशा। एग्जाम में क्या पूछ लिया जाता है? इसका दिशा बताइए। और पूरा नहीं बनाना है तो 2 संभाग बस बनाइएगा, सरगुजा और बिलासपुर। 2 संभाग से पूरा कहानी बन जाएगा। ठीक है, पूरा नहीं बनाना चाहते हैं मैप को तो वो भी कर सकते हैं आप। हो गया क्या? चलिए, अब पूर्वी बघेलखंड के बारे में थोड़ा सा और डिटेल बात करता हूं। कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम में स्थित है। राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, आप लोग यही पास क्या लिख लीजिएगा? इसका क्या लिखेंगे? उप विभाग। इसका क्या लिखेंगे? उप विभाग। अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कितना उप विभाग लिखना है? 5। पहला का नाम चांग बकार देवगढ़ की पहाड़ी, दूसरा का नाम रिहंद बेसिन, तीसरे का नाम सरगुजा बेसिन, चौथे का नाम कन्हार बेसिन, पांचवे का नाम हसदो रामपुर बेसिन। लिख लेंगे यहाँ पे, मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, बता चुका हूं। चलिए, अगर पूछेगा पूर्वी बघेलखंड के पठार में किस प्रकार का चट्टान उपलब्ध है? चट्टान की अगर बात करेंगे तो यहाँ कौन सा चट्टान उपलब्ध है पूर्वी बघेलखंड में? कौन सा है? पढ़े थे? कौन सा चट्टान पढ़े थे कल? गोंडवाना पढ़े थे ना, कल बताया था मैं। गोंडवाना चट्टान है, तो याद रखेगा पूर्वी बघेलखंड के पठार में कौन सा चट्टान है? गोंडवाना चट्टान है। अगर चट्टान गोंडवाना है तो गोंडवाना चट्टान में क्या मिलता है? क्या मिलता है? कोयला खनिज मिलेगा। क्या मिलेगा? कोयला खनिज मिलेगा। तो याद रखना है, पूर्वी बघेलखंड का पठार किस लिए जाना जाता है? कोयले के भंडारण के लिए जाना जाता है। कौन से चट्टान के लिए जाना जाता है? गोंडवाना क्रम के चट्टान के लिए जाना जाता है। किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार मिलेगा यहाँ, है ना? इस भौतिक प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार मिलेगा? तो यहाँ 90% मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? लाल पीली मिट्टी। क्या मिलेगा? लाल पीली मिट्टी मिलेगा। याद रखेगा, मैक्सिमम मात्रा में क्या मिलेगा? लाल पीली मिट्टी। और इसी का स्थानीय नाम क्या है? हमन का कथन गांव में? मटासी कथन। कथन ना मटासी, सुने होंगे आप लोग बोलचाल। कैसे का जी सुने हैं? सकाला सुने हैं, है? मटासी नहीं जाना, सकाला जानवे। ठीक है, तो याद रखना है लाल पीली मिट्टी क्या स्थानीय नाम का है? मटासी। याद रही ना? चल ठीक बात। आगे देखते हैं दूसरा, थोड़ा बहुत मात्रा में कहा मिली? कहा मिली जी? लेटेराइट। कहा मिली? लेटेराइट मिट्टी मिली। ठीक है, ये ध्यान में रखो। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी यहां मिलते। ठीक है ना? चलिए, औसत ऊंचाई कितना है इसका? औसत ऊंचाई इस पूरे भौतिक प्रदेश का अगर आपको पूछा जाएगा औसत ऊंचाई कितना है, तो आपको बताना है कितना है? 300 से 700 मीटर। कितना है? 300 से 700 मीटर इसकी क्या है? पूरी भौतिक प्रदेश किसकी बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? पूर्वी बघेलखंड के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 300 से 700 मीटर है। कितने जिला में विस्तार है? इसका विस्तार कितने जिला में है?
जल्दी बताइए, कितने जिला में है? एक जिला एमसीबी, एक जिला कौन सा है? एमसीबी। दूसरा कौन सा है? कोरिया। कोरिया के बाद कहाँ है? सूरजपुर। कोरिया के बाद कहाँ है? सूरजपुर। उसके बाद कहाँ है? बलरामपुर में है। बलराम, पूरा बलरामपुर में है क्या? नहीं है। किसको छोड़कर है? कुसमी को छोड़कर। किसको छोड़कर? कुसमी को छोड़कर। क्योंकि कुसमी में क्या मिलेगा आपको? पाट प्रदेश मिलेगा। कुसमी में क्या मिलेगा? पाट प्रदेश मिलेगा, ध्यान में रखेगा। और पांचवा जिला कौन सा है? सरगुजा। क्या पूरा सरगुजा है क्या? नहीं है। सरगुजा में कौन सा छोड़ के? लुंड्रावा, लुंड्रावा मैनपाट। लुंड्रावा मैनपाट छोड़ के, क्योंकि दोनों में ही किसका विस्तार मिलेगा? पाट प्रदेश का विस्तार मिलेगा, लुंड्रावा मैनपाट को छोड़कर। ठीक है, तो याद रखिएगा पूर्वी बघेलखंड के पठार का विस्तार छत्तीसगढ़ के कितने जिले में है? 5 जिले में। 3 जिला पूरा है और सरगुजा और बलरामपुर क्या है? थोड़े, है ना, आधे आधे शामिल है। ठीक है, याद रहेगा। हाँ, आंशिक बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने बात किया किसके बारे में? पूर्वी बघेलखंड के पठार के बारे में। कल इसके बारे में बात करूंगा क्या? पूरा डिटेल, एक एक चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे? पूरा खुद ही आएंगे इसको। ठीक है, इसको क्या करेंगे? खुद ही आएंगे। चलिए, एक बात याद करा देता हूं मैं कुछ चीजें। अगर मैं एमसीबी में जाता हूं तो एमसीबी इस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत बहुत सारे क्या मिलेंगे? पहाड़ मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं किसकी? एमसीबी की। किसकी बात करता हूं? एमसीबी की। ठीक है, एक छोटा सा मैप बनाइएगा आप लोग। एक छोटा सा क्या बनाइएगा? मैप बनाइएगा। पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है उतना ही बनाइएगा। ठीक है, ये बना लीजिए इस प्रकार से। ये कौन सा जिला? एमसीबी जिला। कौन सा जिला? एमसीबी जिला। याद रखिएगा, एक पहाड़, दूसरा पहाड़, तीसरा पहाड़, चौथा पहाड़ और ये पांचवा पहाड़। तो यहाँ कितने पहाड़ है? 5 छोटे छोटे पहाड़ है, याद रखना है। एक आपको मिलेगा मांझटोली की पहाड़ी। किसका नाम मिलेगा? मांझटोली की पहाड़ी। याद रखना है, मांझटोली की पहाड़ी। मांझटोली की पहाड़ी याद रहेगा क्या? मांझटोली की पहाड़ी, पहला पहाड़ मिला। दूसरा पहाड़ मिलेगा धोबो ताल। क्या ताल? धोबो ताल। ताल मतलब तरिया। ताल मतलब जी, तरिया को बोलते ना ताल। और क्या धोने जाते हैं? भैंसा, है ना। तरिया में क्या धोने जाते हैं? भैंसा धोने जाते हैं। तो धोबो ताल। तो याद रखना, भी कोई बड़ा चीज कपड़ा वपड़ा धोते हैं ना, दिवाली वाली आता है तो क्या धोते हो? धोबो ताल। तो याद रखना, धोबो ताल कहाँ है? एमसीबी में। तीसरा याद रखेंगे उमरता। तीसरा याद रखेंगे उमरता पहाड़ी कहाँ है? तो उमरता पहाड़ी कहाँ है? एमसीबी जिला में स्थित है। चौथा नाम याद रखेंगे, चौथा नाम याद रखेंगे, या आपको मैप नहीं बनाना है तो नॉर्मली भी लिख सकते हैं। ठीक है, चौथा नाम याद रखेंगे सिद्ध बाबा पहाड़ी। चौथा नाम याद रखेंगे क्या? सिद्ध बाबा पहाड़ी। सिद्ध बाबा पहाड़ी। ठीक है, और पांचवा नाम याद रखेंगे जटाशंकर पहाड़ी। पांचवा नाम क्या है? जटाशंकर पहाड़ी। जटाशंकर पहाड़ी याद रखना है। ठीक है, तो ये 5 पहाड़ी कहां याद रखना है? एमसीबी में। याद रहेगा। पहला नाम क्या देखा हमने? पहला नाम क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जटाशंकर की पहाड़ी। मांझटोली की पहाड़ी से कौन सा नदी निकलता है? बनास नदी। कौन सा नदी? बनास नदी का उद्गम होता है। याद रखिएगा, बनास नदी कहां से निकलता है? मांझटोली की पहाड़ी से निकलता है। सिद्ध बाबा की पहाड़ी, इसे बोलते हैं एमसीबी का मुकुट। इसे क्या कहते हैं? एमसीबी का मुकुट कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, सिद्ध बाबा की पहाड़ी को क्या बोला जाता है? एमसीबी का मुकुट कहा जाता है। और यहाँ कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है। यहाँ कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है, इसे ध्यान में रखिएगा। जटाशंकर की पहाड़ी, जटाशंकर की पहाड़ी ये किस लिए जाना जाता है? नाम से ही पता चल रहा है, शिव जी की, है ना। शिव लिंग है यहाँ। यहाँ क्या है? शिवलिंग है, मतलब शिव मंदिर यहाँ स्थित है। तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है? पहाड़ी है। तो पहला नाम क्या पढ़े? मांझटोली। दूसरा नाम क्या है? दोबोताल। तीसरा नाम क्या है? चौथा नाम क्या है? पांचवा नाम क्या है? जटाशंकरी पहाड़ी। जटाशंकर की पहाड़ी। गुफा भी है ना, जटाशंकर पहाड़ी में क्या मिलेगा? जटाशंकर गुफा।
जटाशंकर गुफा। चलिए नोट कर लीजिए इसे। इतना याद हो जाएगा। देखिए मैं एक साथ नहीं बताऊंगा, मैं पढ़ा दिया आप याद ही नहीं कर पाए, आपके दिमाग में चीजें बैठी ही नहीं तो मतलब नहीं है। धीरे पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है, बूंद बूंद से क्या होता है, घड़ा भरता है ना। एक बार में भर दोगे तो गगरी ही क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। गगरी फूट जाता है, भगरस से भर दोगे गगरी को तो फूट जाता है। वैसे ही दिमाग पे ज्यादा लोड डालोगे, अरे यार याद नहीं हो रहा, ऐसे ऐसे खुजला खुजला ना पूरा बाल ही नोच डालोगे। ठीक है, कैसे मयंक, मयंक ज्यादा अच्छे से बता पाएगा ये, है ना। बेचारा बहुत प्रयास कर रहा है, उसको थोड़ा सा मंत्र देना पड़ेगा, अभी याद नहीं हो रहा है बोल रहा है। ठीक है, तो समस्या है तो समाधान भी है। ठीक, चलिए मैंने कल एक चीज बताया था, ये टॉपिक यही स्केप कर रहा हूं मैं, कल पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल। कल मैंने एक चीज पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैं, छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम बताया था। क्या छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम, ठीक है। तो यहीं पे अगर मैं एक बात करूंगा, छत्तीसगढ़ का तो प्राचीन नाम आपको पता है, पर छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कब हुआ ये पता है। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग, छत्तीसगढ़ शब्द का क्या देखना है, प्रयोग देखना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात कब की है, 1487 ईस्वी की बात है। कब की बात है, 1487 ईस्वी की बात है। ठीक है, फिर घटनाक्रम कब हुआ, 1689 ईस्वी। 1487 के बाद कितने में आ गए, 1689 ईस्वी में आ गए, 1689 ईस्वी में आ गए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद याद रखना है आपको कौन सा, 1707 ईस्वी। इसके बाद याद रखना है क्या, 1707 ईस्वी। 1707 ईस्वी के बाद याद रखना है 1839 ईस्वी। 1800 कौन सा, 39 ईस्वी याद रखना है। और 1839 ईस्वी के बाद याद रखना है 1910 ईस्वी। 1910 ईस्वी याद रखना है। ठीक है, तो कितने डेट हो गए, 5 डेट। और ये है ना, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसमें हुआ है, साहित्य, कौन कौन से साहित्य में हुआ है और कब हुआ है। अगर ये प्रश्न आता है तो आपका ये जवाब यहां से मिलेगा। छत्तीसगढ़ शब्द का पहला प्रयोग पूछा जाता है एग्जाम में, तो पहले बार प्रयोग कब हुआ था, 1487 में, 1487 में। फिर 1689 में, फिर कब हुआ था, 1707 में, फिर कब हुआ था, 1839 में, और फिर हुआ था कब, 1910 में हुआ था। ठीक है, एक बार याद करिए और तुरंत बिना देखे लिखिए इसे। ठीक है, बिना देखे लिखना है, देख कर नहीं। पहले ऐसा याद करो, 14, 16, 17, 18, 19, याद हो गया, 14, 16, 17, 18, 19। ठीक है, 1487, 87 के बाद क्या गया, 1689, 1689 के बाद 1707, 1707 के बाद 1839, 1839 के बाद 1910। दिमाग में बैठा, चलिए नोट कर लीजिए फिर, बिना देखे करेंगे। चलो करो, चीटिंग नहीं करना। ठीक है, मैं हटा देता हूं स्क्रीन को। इमेज बनाया करो, दिमाग इतना शार्प होता है, जो पढ़े वो तुरंत छपना चाहिए दिमाग में। ठीक, तो मैंने तरीका बता दिया। पहले क्या लिखेंगे, 14, 16, 17, 18, 19, फिर 1487, फिर 1689, फिर 1707, फिर 1839, 1839, फिर 1910। ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, नहीं हो रहा है याद,
ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, बार बार क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। चलिए 1487 में एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, दलपत या दलराम राव। दलपत या इसी को क्या बोलते हैं, दलराम राव भी कहते हैं, दलराम राव। ठीक है, दलपत राव या दलराम राव। कब की बात है, 1487 की बात है। 1689 में किसको नाम याद रखेंगे, गोपाल मिश्र। किसका नाम याद रखेंगे, गोपाल मिश्र का नाम याद रखना है। 1689 में किसका नाम याद रखना है, गोपाल मिश्र का नाम याद रखना है। ठीक है, 1707 में याद रखना है आपका, ठीक है, काशीनाथ गुप्ते, काशीनाथ गुप्ते, इनका याद रखना है। 1707 में किसका नाम याद रखना है, काशीनाथ गुप्ते। और 1839 में याद रखना है किनका नाम, बाबू रेवा राम। किनका नाम, बाबू रेवा राम। और 1910 में आते हैं कौन, ई नेल्सन। कौन आते हैं, ई नेल्सन आते हैं। ठीक है, पहले तो मैं नाम याद कराने का कोशिश कर रहा हूं। पहला नाम दलपत राव, पहला नाम दलपत राव, दूसरा नाम गोपाल मिश्र, तीसरा नाम काशीनाथ गुप्ते, चौथा नाम, पांचवा नाम ई नेल्सन। पांचवा नाम क्या है, ई नेल्सन है। चलिए दलपत या दलराम राव ने, दलपत या दलराम राव ने, है ना, अपनी कविता की पंक्ति में, कविता की पंक्ति, कविता की पंक्ति में किसका प्रयोग किया था, छत्तीसगढ़ का क्या प्रथम प्रयोग किया था, प्रथम प्रयोग किए थे इन्होंने। छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, क्या नाम है, दलपत। दलपत, दल आया मतलब पहला, दल में सबसे पहले आए लोग, ऐसे याद रखना है, दल में छत्तीसगढ़ पहले आया। ठीक है, तो याद रखना इस प्रकार से। अब याद रखिएगा, अब यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकता है, तो ये थे कौन, ये थे कौन, तो ये कौन थे, दरबारी कवि थे। ये कौन थे, दरबारी कवि थे। कहां के दरबारी कवि थे, खैरागढ़ रियासत। कहां के, खैरागढ़ रियासत के क्या थे, दरबारी कवि थे। ध्यान में रखिएगा, है ना। और इस रियासत के राजा का नाम क्या था, राजा लक्ष्मी निधि। राजा का नाम क्या था, राजा लक्ष्मी निधि। तो याद रखिएगा, लक्ष्मी निधि के दरबारी कवि का नाम दलपत राव। लक्ष्मी निधि के दरबारी कवि का नाम दलपत राव। दलपत राव ने सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग किया, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। क्या बोला था उन्होंने, पंक्ति क्या थी, पंक्ति, वैसे पंक्ति याद नहीं करना है ना, पंक्ति याद नहीं करना है। लक्ष्मी निधि राजा, लक्ष्मी निधि राजा सुन चित्त दे, सुन चित्त दे। लक्ष्मी निधि राजा सुन चित्त दे, ये इनकी पंक्ति का नाम है। गढ़ 36, गढ़ 36 में ना गढ़िया रहे, गढ़ 36 में ना गढ़िया रहे। मतलब कहना क्या चाह रहा है, सुनो राजा लक्ष्मी निधि जी, सुनो राजा लक्ष्मी निधि जी, छत्तीसगढ़ में कौन रहता है, गढ़िया रहता है। कौन रहता है, गढ़िया। गढ़िया जिसको बोलते हैं ना हम लोग, छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं, गढ़िया। कई बार यूज करते हैं ना, तो गढ़िया के अलावा यहाँ कोई नहीं रहता है। ये कहना चाह रहा है इस पंक्ति के माध्यम से। और इसी पंक्ति में इन्होंने सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग किया था, छत्तीसगढ़ शब्द का क्या किए थे, प्रयोग किए थे। ध्यान में रहेगा इतनी बातें। चलिए अगला बात करते हैं गोपाल मिश्र की। किसकी बात करते हैं, गोपाल मिश्र। तो गोपाल मिश्र की एक साहित्य है, साहित्य है जिसका नाम है क्या, खूब तमाशा। जिसका नाम क्या है, खूब तमाशा। खूब तमाशा में इन्होंने किसका प्रयोग किया था, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। छत्तीसगढ़ शब्द का क्या किए थे, प्रयोग किए थे। अब गोपाल मिश्रा कौन है, कौन है गोपाल मिश्रा, कलचुरी राज्य के, कलचुरी राज्य के क्या थे, दरबारी कवि। कलचुरी राज्य के कौन थे, ये दरबारी कवि थे। कौन, गोपाल मिश्र। ध्यान में रखेंगे, कलचुरी राज्य के कौन थे, ये दरबारी कवि थे। कौन, गोपाल मिश्र। काशीनाथ गुप्ते, काशीनाथ गुप्ते की रचना क्या है, काशीनाथ गुप्ते की एक रचना है ना, नागपुर, नागपुर कर। नाम क्या है इसका, नागपुर
कर भोसाल्याची भोंसाल्याची भोसल्याची बखर भोसल्याची बखर, ये इनकी साहित्य, किनकी साहित्य है? काशीनाथ गुप्ते की साहित्य। कब की है? 1707 में है। रचना का नाम क्या है? नागपुर कर भोसल्याची बखर, ये इनकी साहित्य है। और इसी साहित्य में इन्होंने किसका प्रयोग किया था? छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किए थे, याद रखिएगा। ठीक है। बाबू रेवाराम, अगला बात करेंगे किसके बारे में? बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम की भी क्या है? एक रचना है। बाबू रेवाराम की भी क्या है? एक रचना है। और रचना का नाम क्या है? रचना का नाम क्या है? विक्रम विलास। रचना का नाम क्या है? विक्रम विलास। विक्रम विलास में इन्होंने कौन से शब्द का प्रयोग किए थे? कौन से शब्द का प्रयोग किए थे? छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किए थे। ठीक है, तो ध्यान में रखेगा। अब 1910 में, याद रखेगा, 1910 में ई नेल्सन के द्वारा लिखा गया क्या? बिलासपुर जिला गजेटियर। क्या लिखा गया? बिलासपुर जिला गजेटियर का संपादन किया गया। जिला गजेटियर का संपादन, गजेटियर का क्या किया गया? संपादन किया गया। अब इसमें लिखा क्या था? तो इसमें लिखा एक बात है, एक ब्रिटिश यात्री थे जिसका नाम था ब्लंट, याद रखिएगा। एक यूरोपीय यात्री थे जिसका नाम क्या था? ब्लंट। तो नाम को याद रखना है। किसके बारे में बता रहा है? किसके बारे में बता रहा है? ब्लंट के बारे में। किसके बारे में बता रहा है? ब्लंट। तो ब्लंट ने 1795 में क्या किया था? एक यात्रा किया था। इन्होंने 1795 में क्या किए थे? एक यात्रा किए थे। कहां से? छत्तीसगढ़ से राजमुंदरी। राजमुंदरी की यात्रा, राजमुंदरी की यात्रा इन्होंने किया था। कब किए थे? कब किए थे? 1795 में। कब किए थे? 1795 में। कहां गए थे? छत्तीसगढ़ से राजमुंदरी। राजमुंदरी कहां है? आंध्र प्रदेश में। राजमुंदरी कहां है? आंध्र प्रदेश में। कौन गए थे? ब्लंट। कौन गए थे? ब्लंट। ब्लंट कौन थे? यूरोपीय यात्री थे। ब्लंट कौन थे? यूरोपीय यात्री थे। और इसी के यात्रा विवरण में किसका वर्णन है? यात्रा विवरण में कौन सा शब्द का वर्णन मिल रहा है? छत्तीसगढ़ शब्द का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। किसमें? बिलासपुर गजेटियर में। और बिलासपुर गजेटियर के संपादक कौन है? ई नेल्सन। कब इसे प्रस्तुत किया गया था? प्रकाशित किया गया था 1910 में। बिलासपुर गजेटियर का क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। तो ये था हमारा छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कब और किनके द्वारा और किस साहित्य में किया गया है। क्लियर कर लेंगे इसको। चलिए नोट कर लीजिए अब। ठीक है, तो आज की समय हो चुका है, आज की कहानी यही रोके। चलिए नोट कर लीजिए। समझ में आता है कि नहीं आता है? देखो, चीजें तब अच्छी होंगी जब घर में जाकर क्या करेंगे आप? रिवाइज करेंगे। बात बोलो, बुरा तो नहीं मानोगे? है? मान भी लेंगे तो क्या करेंगे, ऐसा है। देवांगन जी का स्टेटस देखते रहता हूँ मैं आजकल। अच्छा नहीं दिख रहा स्टेटस। हाँ। है? मेरा कहीं पे वर्णन नहीं रहता स्टेटस में। हाँ। ऐसा जिस दिन डालते उस दिन मैं नहीं देखता हूँ क्या? अच्छा, ठीक बात है। स्टेटस लगाया करो, यही मेरी प्रार्थना है आप लोगों से कि थोड़ा सा सहयोग बना के रखिए, है ना। और सकारात्मक वातावरण तैयार करना है भाई, कोई नकारात्मक नहीं। ठीक है। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, याद रखिएगा। हमेशा सकारात्मक वातावरण तैयार करने के लिए हर संभव हमें क्या करते रहना है? प्रयास करते रहना है। एक दिन वही प्रयास क्या होता है? सफल होता है। ठीक है। तो मैं चेक करूंगा कल से स्टेटस स्टेटस डालते हो नहीं डालते हो आप लोग। ठीक है। शनिवार को छुट्टी रहेगा ना? ठीक है। शनिवार को क्या रहेगा? छुट्टी रहेगा। बहुत लोग का एग्जाम है कब? रविवार को। है? अब ये पढ़ाऊंगा और बैग मत बंद करो। पढ़ाऊंगा मैं। है? पापा आ गए हैं?
ठीक बात, चलो लो, जाओ 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 फिर। चलिए फिर क्लास खत्म करें। चलिए, ओके।